रिइंकार्नेशन ऑफ कोल्ड ब्लडेड क्वीन एपिसोड 27। उनकी बात सुनकर सीखा जी ने उन्हें देखा और अपने कंधे से उनके हाथ को झटक दिया और बोली, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है, मैं बाद में आपसे इस बारे में बात करूंगी पर अभी नहीं। इतना कहकर वो बालकनी में चली गई। विपुल जी तो अपने हाथ को देख रहे थे जिसे सीखा जी ने झटक दिया था। अब आगे उनकी आंखों से आंसू बह गया। आज उनकी गलतियों की वजह से सब कुछ बिखर रहा था। उनका रिश्ता भी सीखा जी के साथ कमजोर होने लगा था। वो सीखा जी से सच में बहुत प्यार करते थे, पर नियति की बात सोचने पर वो समझ पा रहे थे कि इस वक्त सीखा जी के ऊपर क्या बीत रहा होगा। सीखा जी ने इतना प्यार दिया, केयर दिया, उसके बदले वो अपने ही बच्चे के लिए इनसिक्योर हो गए और सीखा जी भी उसकी वजह से नियति से नफरत करने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन सब को कैसे संभाले, कैसे वो नियति से कहे कि उन्हें माफ कर दे, जबकि उन्होंने नियति के साथ कितना अन्याय किया है। वही बालकनी में शिखा जी भी रो रही थी। आज नियति की बातें उनकी दिल में किसी तीर की तरह चुभ रही थी। उन्होंने नियति को बचपन में जो कहा था, नियति को सब याद है। उन्होंने सच में नियति के सामने ही कहा था कि नियति मर जाती तो अच्छा होता, कम से कम रूही को वो परेशान तो नहीं करती। आज ये बात सोचकर भी उनकी दिल कांप जाती है। कैसे एक माँ ही कर उन्होंने अपनी ही बेटी को इस तरह से श्राप दे दिया। वो अब उनसे इतनी नफरत करती है, उन्हें मरा हुआ मानती है। ये उनकी कर्म का फल है जो अब उन्हें वापस मिल रहा है। जिस तरह से उन्होंने अपनी बच्ची को ट्रीट किया था, उनकी बच्ची भी अब उन्हें ठीक वैसे ही ट्रीट कर रही है। इसमें सिर्फ उनकी ही गलती है, किसी और की नहीं। सीखा जी वही चेयर पर बैठकर रोने लगी। अब जब वो पीछे देख रही थी, उन्होंने सच में अपनी बेटी की बचपने और मासूमियत को छीन लिया था। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदार वो खुद थी, कोई और नहीं। उनकी बच्ची अब उन्हें कभी माफ नहीं करेगी, वो ऐसे ही हमेशा उनसे नफरत करेगी। वहीं दूसरी तरफ नियति ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और अपनी कंपनी के लिए निकल गई। आज उसे मिस्टर संभव रॉय से मिलना था जो अपने बेटे को लेकर आने वाले थे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बात करने के लिए, और वो उस दिन पार्टी में नहीं गई थी। इसलिए संभव जी और उनकी वाइफ उदास थे, तो उसे उन्हें मिलने से ऐसे मना करना ठीक नहीं लगा। वहीं उसकी जाने के बाद करण भी अपनी कंपनी के लिए जगह देखने के लिए चला गया। वहीं रूही की रूम में रूही और नेहा दोनों गुस्से में बैठे हुए थे। रूही गुस्से में चीजें तोड़ रही थी, पर नेहा ने जल्दी उसे रोक दिया। अगर इस आवाज से घरवाले सब यहाँ आ गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई फिर से मुझे बेइज्जत करने की। और मोम डैड अब क्यों इतना सॉफ्ट हो रहे हैं और नियति को कोई सजा नहीं दे रहे हैं। उसकी बात सुनकर नेहा ने उसे पास में बैठा दिया और बोली, रूही तुम इतनी पागल मत बनो। और अब अंकल आंटी उस नियति को सजा नहीं दे सकते हैं। तुम भूल गई क्या अब नियति वो बचपन वाली छोटी नासमझ लड़की नहीं है जिसे कोई भी सजा दे दे। अब नियति की आइडेंटिटी बहुत बड़ी है, वो एक साथ कितनी सारी बिजनेस चलाती है। मुझे नहीं लगता है कि अंकल आंटी अब नियति को कोई सजा दे सकते हैं। और भूलो मत, नियति को माफिया क्वीन की राइट हैंड नाइट क्वीन प्रोटेक्ट करती है, इसलिए अभी नियति के साथ उलझना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। उसकी बात सुनकर रूही थोड़ी शांत हो गई और कुछ सोचने लगी और बोली, घर पर भले ही हम उसका कुछ ना कर सके, पर जब वो कॉलेज आएगी उसका क्या? उसने देश में टॉप किया है तो वो हमारी कॉलेज में ही आएगी ना, क्योंकि ये कॉलेज देश की सबसे बड़ी कॉलेज है। तब हमारे पास बहुत मौके होंगे इस घटिया लड़की को सबक सिखाने के लिए। पर मुझे प्रखर जी चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं उन्हें इतना पसंद करती हूँ तो वो उस नियति से कैसे शादी कर सकते हैं। नेहा, मैं सच में प्रखर जी के बिना नहीं रह सकती। उसकी बात सुनकर नेहा ने कुछ सोचा और बोली, तो फिर कॉलेज में तुम्हें मिस्टर रायजादा की बहन और भाई के करीब जाना चाहिए रूही। जब उन्हें समझ में आएगा कि तुम नियति से कितनी ज्यादा समझदार और इजी गोइंग हो, तो देखना वो तुम्हें नियति से ज्यादा पसंद करेंगे। और मुझे नहीं लगता नियति की अपनी टेम्परमेंट के साथ मिस्टर रायजादा उसे ज्यादा दिन तक प्यार करेंगे। उसकी बात सुनकर रूही ने भी राहत की सांस ली और बोली, ये सही है, नियति की स्वभाव के हिसाब से कोई लड़का उसे ज्यादा देर तक नहीं झेल सकता। अगर इस वक्त नियति उन दोनों की कन्वर्सेशन सुन लेती तो जरूर उन्हें मूर्ख बेवकूफ कहती। वही रायजादा कॉर्पोरेशन में प्रखर अभी अभी ऑफिस आया था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह ही मास्क था, फिर भी उसकी बॉडी देखकर ऑफिस में सारी लड़कियां आहें भर रही थी। पर 2 सेकंड से ज्यादा वो अपने बॉस पर नजर भी नहीं रख सकती थी। अगर किसी ने उन्हें देखता पा लिया तो जरूर उन्हें जॉब से ही निकाल दिया जाएगा।
प्रखर वहां से प्राइवेट लिफ्ट में चला गया और उसके पीछे तन्मय और संजीत भी चले गए। ऑफिस में पहुंचकर प्रखर ने नियति ने उसे जो प्रोजेक्ट गिफ्ट में दिया था उस पेपर को तन्मय की तरफ बढ़ा दिया और बोला, इसे लेकर काम शुरू करो। उसकी बात सुनकर तन्मय ने सिर हिला दिया और उस प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखा तो कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी सारे क्लॉज प्रॉफिट और बाकी सब मेंशन था। तो तन्मय उसे देखकर हैरान होकर बोला, बॉस ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट की अप्रूवल भी इसमें अटैच है, हमें इसलिए पेटेंट नहीं फाइल करना पड़ेगा और अगर लॉस होने का चांस ही नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन पूरा 700 करोड़ है। बॉस ये प्रोजेक्ट हमें कब मिला, आपने या संजीत सर ने तो कोई मीटिंग अटेंड नहीं किया है। उसकी बात सुनकर प्रखर की चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने घमंड से सिर ऊपर करके बोला, ये मेरी बनी की तरफ से मतलब तुम्हारी लेडी बॉस की तरफ से मेरे लिए एक गिफ्ट है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम खुद इस प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से एंड तक संभालो। ध्यान रहे इस प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपने बॉस की बात सुनकर तन्मय हैरान था, मतलब ये प्रोजेक्ट उनकी लेडी बॉस की तरफ से एक गिफ्ट है, इसलिए उनके बॉस इस वक्त इतने खुश हैं। पहले बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने पर भी उसके बॉस थोड़ा भी खुश नहीं होते थे, कैसे किसी ने उनका सब कुछ छीन लिया हो। वहीं संजीत ने अपने भाई को देखा जो इस वक्त बहुत घमंडी लग रहे थे। उसे भी थोड़ी हंसी आ रही थी। सच में जब आप किसी से प्यार करो और वो इंसान आपको कुछ गिफ्ट दे तो इतना ही खुद ही महसूस होता होगा। उसने अपनी रिलेशन के बारे में सोचा। उनके बीच कोई भी रोमांटिक रिलेशन नहीं था। अमायरा को जो भी चाहिए होता था वो उसे मांग लेती थी और संजीत बस उसे कार्ड थमा देता था। अमायरा ने कभी आज तक उसे कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया था। कॉलेज टाइम में वो ज्यादातर उससे मिलने आने पर उसे फूल दिया करती थी और कहती थी कि इससे उनका रिश्ता हमेशा बना रहेगा। प्रखर ने घमंड से तन्मय को देखा और बोला, ठीक है जाओ अब इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दो। उसकी बात सुनकर तन्मय ने भी ओके बॉस कहा और यहाँ से चला गया। उसे डर था कि देर करने पर कहीं उसका बॉस उसे सूली पर ना चढ़ा दे। उसके जाने के बाद संजीत भी वहां से अपने केबिन में चला गया। उन दोनों के जाने के बाद प्रखर ने अपनी फोन में नियति और अपने फोटो को देखा जो उसने उस दिन नियति की रूम में लिया था। उसे देखकर प्रखर को होंठों पर मुस्कान आ गई। उस फोटो में नियति को चूम लिया और अपनी आंखों में अजीब सी सनक लिए बोला, तुम सिर्फ मेरी हो बनी, तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुम्हारी हर रास्ते की मंजिल तुम्हें मेरे पास लाएगी। तुमने खुद मुझे एक्सेप्ट किया, मुझ जैसे हैवान को प्यार किया है और अपनी जाने की सारे रास्ते तुमने खुद ही बंद किया है जान। इस वक्त ये वो प्रखर की तरह नहीं लग रहा था जो नियति के पास होने पर इतनी अच्छे से रहता था। इस वक्त प्रखर तो डे से अलग लग रहा था। वही संजीत के केबिन में संजीत काम कर रहा था। तभी उसके पास एक मेल आया और कुछ सेकंड में 2 वीडियो आया। संजीत ने उसे चेक किया, उसे लगा कंपनी की किसी डिपार्टमेंट से होगा, पर डे से ही उसने मेल देखा ये कंपनी की किसी डिपार्टमेंट से नहीं था, ये एक अननोन मेल था। संजीत ने उसे ओपन किया तो उसके अंदर जो प्रूफ अटैच था उसे देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई। थोड़ी देर में उसकी आंखें बिल्कुल सर्द हो गई थी। उसने वीडियो पर क्लिक किया। दोनों वीडियो को देखते देखते उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था अभी जाकर अमायरा को जान से मार डाले। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ खेल खेलने की और उसे धोखा देने की। वो इसी वक्त इस लड़की को घसीट कर लाना चाहता था और उसे मारना चाहता था। आज तक उसने कभी भी किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाया था, पर आज उसे सच में अमायरा को मार डालने का मन कर रहा था, क्योंकि उस मेल में साफ साफ प्रूफ था कि कैसे अमायरा हर वक्त उसके पैसों का मिसयूज करती है और अमायरा के डैड सुशांत राठी ने भी कई बार उनके नाम पर प्रोजेक्ट लिया है। जब वो कहते थे कि रायजादा फैमिली का बेटा संजीत रायजादा उनका होने वाला दामाद है तो उन प्रोजेक्ट मिल जाता था और इस बारे के संजीत को नहीं पता था। उसे बस 1-2 बार उनके नाम पर प्रोजेक्ट लेने की बात पता चली थी। तब उसने अमायरा को वार्न किया था कि आपने डैड को उसके नाम यूज करने से मना कर दे, वरना वो उनके रिश्ते को खत्म कर देगा, ये परवाह किए बिना कि उसने उसकी जान बचाई थी। और अब जाकर संजीत को पता चल रहा था कि वो भी झूठ था। अमायरा ने उसकी जान नहीं बचाया था। सीसीटीवी में साफ था कि एक छोटी लड़की उसे आग लगी हुई रूम से घसीटकर बाहर ला रही थी। वो उस लड़की की चेहरे को नहीं देख पा रहा था। वो लड़की शायद मदद के लिए बुला रही थी। जब कोई नहीं आया तो वो लड़की उसे वहीं छोड़कर चली गई, पर उसके बाद ही अमायरा वहां पर आई। उसकी ड्रेस की कॉलर उस बचाने वाली लड़की से तो बिल्कुल ही डिफरेंट था।
वो अच्छे से समझ गया था कि उसे अमायरा ने नहीं बल्कि किसी और ने बचाया था। अमायरा किसी को बुलाकर उसे वहां से ले गई। उसके बाद वो लड़की वापस आई, उसके हाथ में बॉटल था और उसके साथ एक गार्ड भी था। शायद वो उसके लिए पानी लेने गई थी और मदद बुलाने के लिए गई थी। तभी उसे याद आया जब वो लड़की उसे बाहर ला रही थी, उस लड़की की चेहरे को वो ठीक से देख नहीं पाया था। पर जब उसे होश आया तो उसके पास मेडिकल रूम में अमायरा बैठी थी, और जब उसने पूछा कि क्या उसने ही उसे आग से बचाया है तो अमायरा ने हाँ भी बोला था। मतलब वो सब झूठ था जिसे वो अपना लाइफ सेवियर समझता था। उसने तो उसे बचाया ही नहीं था। जब वो 19 साल का था और कॉलेज में था, उसका बास्केटबॉल मैच था। वो वहां से लॉकर रूम में चेंज करने के लिए गया था और उसी दिन लॉकर रूम में शॉर्ट सर्किट होकर आग लग गई थी। संजीत को बचपन से ही आग से डर लगता था, क्योंकि जब वो छोटा था तब वो बदमाशी करके कैंडल लगाकर आग से खेलते वक्त एक बार आग में फंस गया था। 4 दिन तक वो कोमा में था। उस वक्त से उसे आग से इतना डर लगता था कि वो किचन में कभी भी खाना बनाने या देखने नहीं जाता था। और उस दिन भी वही हुआ। वो आग को देख कर डे से ब्लैंक हो गया था। इसलिए वो भूल ही गया कि उसे कैसे निकलना है। थोड़ी देर में ही धुएं की वजह से, दम घुटने की वजह से वो बेहोश हो गया था। आधी बेहोशी में उसे सिर्फ महसूस हो रहा था कि कोई उसे खींच रहा है। और जब वो होश में आया तब अमायरा उसकी हाथ पकड़कर बैठी रो रही थी। इसलिए उसने सोचा अमायरा ने ही उसकी जान बचाई है, और वो इतनी अच्छी है कि उसे दर्द में देखकर तो रही है। वो कितना बेवकूफ था जो बिना जांच किए उसने अमायरा को ही उसे बचाने वाली लड़की मान लिया। उसे गुस्सा तो आ रहा था, पर अमायरा को अब वो आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। इतने साल तक उसने उसे धोखे में रखा। उसने एक और वीडियो देखा जो बाद में आया था। उसमें अमायरा की क्लब में अलग लड़कों को किस करने का वीडियो था। इन्हीं लड़कों को एक बार अमायरा ने अपना दोस्त बताया था। अब तो संजीत को अमायरा से घिन आ रही थी और खुद से भी उसे घिन आ रही थी। वो इसी वक्त अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर साफ करना चाहता था। भले ही उसने कभी भी अमायरा को खुद को छूने नहीं दिया था और ना ही उनके बीच कभी किस हुआ था, फिर भी अमायरा उसे कभी कभी हक कर लेती थी। तब संजीत को अजीब लगता था। उसे अमायरा के साथ कुछ फील नहीं होता था। फिर भी वो अमायरा को अलग नहीं कर पाता था, क्योंकि अमायरा ने उसकी जान बचाई थी, जो बिल्कुल झूठ था। तो वो कौन थी जिसने उसकी जान बचाई थी? उसने गुस्से में बाल खींच लिया। और अमायरा उसके सामने होती तो पता नहीं वो उस घटिया लड़की के साथ क्या करता। उसका दिमाग दे से दर्द से फट रहा था। वो उस लड़की को ढूंढना चाहता था जिसने उसकी जान बचाई थी। तभी उसका असिस्टेंट जितेन अंदर आया और बोला, बॉस वो मिस अमायरा आई हुई है और रिसेप्शन पर है, आपसे मिलने की जिद कर रही है। उसकी बात सुनकर संजीत की फेस पर गुस्सा झलक आया। उसे इतने गुस्से में देखकर एक पल के लिए जतिन भी डर गया। ये घटिया लड़की, इसकी इतनी हिम्मत कि वो यहाँ आ गई है। आज से पहले वो अमायरा को कभी अपने पास या अपने ऑफिस में नहीं आने देता था, क्योंकि उसके प्रखर भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी बाहरी इंसान उनकी पर्सनल ऑफिस के अंदर आए। संजीत के ऑफिस में बहुत सारे पर्सनल डाटा होता था, इसलिए संजीत भी कभी किसी को यहाँ आने नहीं देता था, चाहे वो अमायरा ही क्यों ना हो। अमायरा जब भी आती थी 6 महीने में एक बार, सिर्फ कुछ कार्ड या पैसों के लिए। और अमायरा ने सबको यही बताया था कि वो उसकी फ्रेंड है। किसी को नहीं पता था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड थू। अब संजीत को इस रिश्ते पर थूकने का मन कर रहा था। आज से पहले वो इतना गुस्सा और बेबस कभी नहीं हुआ था। संजीत ने कुछ सोचा, उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वो बोला, ठीक है, उसे अंदर आने दो। उसने कहा तो जितेन ओके बॉस कहकर बाहर चला गया। उसे अजीब लगा, क्योंकि आज तक अमायरा को उसने कई बार संजीत से मिलने आते देखा था, पर हर बार संजीत उसे रिसेप्शन से ही लौटा देता था। वो उसके हाथ में कार्ड भेज देता था, पर उसे ऊपर टॉप फ्लोर में भी कभी नहीं आने देता था, अपने केबिन में तो दूर की बात। पर आज संजीत उस लड़की को आने देने को कह रहा था। वहीं नीचे अमायरा रिसेप्शन के पास वेटिंग एरिया में बैठी थी। आज वो घमंड से भरी हुई थी। कल संजीत ने उसकी वजह से उस लड़की रुचिका को डांटा था, जिसकी वजह से उसे थापड़ पड़ी थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। उसे लग रहा था संजीत अब भी उसे प्यार करता है। वो बस उससे नाराज है क्योंकि उस दिन उसने बिना जाने रुचिका मित्तल को थापड़ मार दिया था। आज वो इसलिए आई थी ताकि संजीत से कहकर कार्ड जो ब्लॉक है उसे फिर से चालू कर दे। वो अब क्लब भी नहीं जा पा रही थी और ना ही पहले की तरह शॉपिंग कर पा रही थी। तभी जितेन लिफ्ट से बाहर आया। अमायरा उसे पहचान गई।
पहले भी जितेन जी संजीत की तरफ से उसे मिलने या कार्ड और चीजें देने आता था। जितेन उसके सामने चला गया और बोला, मिस अमायरा चलिए, बॉस ने आपको केबिन में बुलाया है। उसकी बात सुनकर अमायरा खुश हो गई। इसका मतलब अब वो संजीत की केबिन में जा सकती थी। उसने सही सोचा था, आज संजीत अच्छे मूड में है, आज वो एक अनलिमिटेड कार्ड उससे मांग लेगी शॉपिंग के लिए। अमायरा खुश होकर खड़ी हो गई और लिफ्ट के अंदर जितेन के साथ चली गई। पर उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। जैसे ही वो केबिन के बाहर पहुंचे, अमायरा ने अपनी ड्रेस को थोड़ा और नीचे खींच लिया ताकि उसकी क्लीवेज साफ शो हो सके और संजीत को वो सिड्यूस कर सके। और उसकी ये हरकतें जितेन ने भी देख लिया। उसका भाव अजीब हो गया। ये लड़की कितनी घटिया है, बॉस को सिड्यूस करने के लिए क्या क्या करती रहती है। और बॉस भी इसके प्यार के जाल में कैसे फंस गए पता नहीं। अमायरा अंदर चली गई, जितेन भी वहां से बाहर जाकर खड़ा हो गया। वहीं अमायरा ने संजीत की गुस्से को नोटिस ही नहीं किया। संजीत बेबी आई मिस यू इतना कहकर वो संजीत को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। संजीत ने गुस्से से लाल आंखों से अमायरा को देखा और अगले ही पल उसने अमायरा की गाल पर थापड़ जड़ दिया। उसने बहुत फोर्स लगा दिया था। इस एक थापड़ में अमायरा को ऐसे लगा जैसे उसकी चारों तरफ सब कुछ घूम रहा है। वो सीधा नीचे गिर गई। उसकी होंठों के कोने से खून बहने लगा था। कुछ देर उसे लगा सब कुछ समझने में और खुद को होश में लाने में। उसने हैरानी से संजीत को देखा जो अब गुस्से और नफरत से उसे घूर रहा था। आज से पहले अमायरा ने संजीत का ये रूप कभी नहीं देखा था। भले ही वो उस पर कभी कभी गुस्सा हो जाता था, पर आज तक उसने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था। उसने अपनी गाल पर हाथ रख दिया जो बहुत दर्द कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ज़बान हिल गया हो और दांत भी टूट जाएंगे। संजीत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अमायरा सच में गुस्से में आ गई थी। संजीत नीचे झुका और उसकी गाल पर एक और थापड़ जड़ दिया। अब तो अमायरा को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान ही निकल जाएगी। उसकी दोनों गाल सूजकर लाल हो गए थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। उसने फिर से खुद को संभाल कर संजीत को देखा। अब उसकी गुस्सा गायब हो गई थी। अब बस उसकी आंखों में डर ही दिखाई दे रहा था। संजीत, इस वक्त उसे वो पहले वाला शांत संजीत नहीं लग रहा था। इस वक्त तो वो बिल्कुल गुस्से में भयानक लग रहा था। वहीं केबिन के बाहर जितेन जो इधर उधर हो रहा था। केबिन का डोर थोड़ा खुला होने की वजह से उसने भी अंदर की आवाज को सुन लिया। वो भी हैरान हो गया और मन ही मन बोला, हो क्या रहा है? क्या आज बॉस इतने गुस्से में है कि अपनी छिपकली गर्लफ्रेंड को पीट रहे हैं? शीट, मुझे इस मजेदार दृश्य की वीडियो बनाना चाहिए था, पर कैसे बनाऊं? वहीं अंदर अमायरा ने अब डरते हुए संजीत को देखा और इस बार गुस्से के बदले प्यार से बोली, संजीत तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारा मूड खराब है? तुम्हें यहाँ से चली जाऊंगी, हम बाद में मिलेंगे। तुमने आज पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। संजीत, क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी? पर कोई बात नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम जो भी करो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। उसकी बात सुनकर संजीत को फिर से गुस्सा आया। ये लड़की अभी भी उसे झूठ बोल रही है कि उसने उसकी जान बचाई थी। अच्छा, तो तुमने मेरी जान बचाई थी, और वो कैसे? झूठ बोल कर मुझे किसी और ने बचाया था। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम घटिया लड़की अभी भी मुझसे झूठ बोलो। संजीत की बात सुनकर अमायरा डर से कांप गई। संजीत को सच कैसे पता चला कि उसने नहीं बल्कि किसी और ने उस दिन उसे उस आग से बचाया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सच बाहर आ गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो सिर हिलाकर बोली, ये तुम क्या कह रहे हो संजीत? मैंने ही तुम्हें उस दिन आग से बचाया था, किसी और ने नहीं। किसने तुम्हें झूठ बोला है, बताओ? अमायरा को उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद वो लड़की जिसने संजीत को बचाया था वो वापस सामने आ गई होगी। ऐसा नहीं हो सकता था। उसे भी नहीं पता था कि वो लड़की कौन थी। पर उसने सीसीटीवी फुटेज को मिटा दिया था, तो फिर सच कैसे बाहर आ सकता था? उसे फिर से झूठ बोलता देख संजीत को और भी गुस्सा आ रहा था। उसने कैसे इस झूठी लड़की की बात को सच मान लिया? उसने अमायरा के गले को पकड़ लिया और दबाते हुए बोला, तुम ऐसे सच ही मानने वाली हो ना? अमायरा खांसने लगी तो संजीत ने उसके गले को छोड़ दिया और लैपटॉप को उसकी तरफ घुमा दिया और वीडियो और बाकी प्रूफ सब कुछ उस पर शो करने लगा। अमायरा तो ये सब देखकर जड़ हो चुकी थी। इसमें वो वीडियो था जो उसने मिटा दिया था ताकि संजीत अगर कभी पता करना चाहे तो भी पता ना कर पाए कि किसने उसे बचाया था।
और बाकी जो लड़कों के साथ उसकी किस करने वाला वीडियो थी, और उसके डैड का बार बार झूठ बोलकर प्रोजेक्ट लेना, और उसने संजीत के पैसों को कहाँ खर्च किया है, उसका भी पूरा प्रूफ था। अमायरा तो अब और भी डर से कांपने लगी। वो भरोसा नहीं कर पा रही थी कि उसकी सभी गलत काम सामने आ चुकी हैं। ये सच नहीं है संजीत, ये झूठ है, अमायरा हकलाते हुए बोली। पर तभी एक और जोरदार थापड़ उसकी गाल पर पड़ा। अमायरा तो बेहोश होने वाली थी, पर संजीत को सच जानना था, इसलिए उसने पानी उसकी मुंह पर फेंक दिया। अमायरा जानती थी अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, और वो अब मार भी नहीं खाना चाहती थी, इसलिए वो रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो संजीत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए तुम्हें पाने के लिए मैंने झूठ बोला। ओहो, तुम मुझसे प्यार करती हो, वो भी अलग अलग लड़कों के साथ रात बिताकर। तुम जैसी दो कौड़ी की घटिया लड़की किसी से प्यार कर सकती है? संजीत की होंठों पर तिरछी मुस्कान थी। अमायरा रोते हुए बोली, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं संजीत, मैं 25 साल की हो गई हूँ, और इतने साल की रिलेशन में तुमने मुझे एक बार किस तक नहीं किया, इसलिए मुझसे गलती हो गई। पर एक बार तुम मुझे माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ कि मैं फिर किसी भी लड़के के करीब नहीं जाऊंगी। अमायरा नीचे से संजीत के पास आने की कोशिश कर रही थी। संजीत नफरत से बोला, माफी, तुम्हें वैसे मुझे यूज किए चीजें बिल्कुल पसंद नहीं, तुम जैसी बाजारू लड़की को मैं पहचान कैसे नहीं पाया। खैर, अब मुझे बताओ कि वो लड़की कौन थी जिसने मुझे बचाया। अमायरा सिर हिलाकर बोली, मुझे भी नहीं पता, जब तक मैं पहुंची वो वहां से जा रही थी, मैंने बस उसकी पीठ को देखा। झूठ, तुम फिर से झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो अमायरा राठी। अगर तुम सच नहीं बताना चाहती हो तो क्या होगा अगर मैं तुम्हारे डैड और उसकी बिजनेस को अभी बर्बाद कर दूं? ऐसे भी मेरे नाम के बिना तुम्हारा नकारा बाप खुद के दम पर तो एक भी प्रोजेक्ट नहीं ले सकता। अच्छा होगा ना मैं तुम सबको भिखारी बना दूं। उसकी बात सुनकर अमायरा डर गई। आज तक संजीत ने कभी ऐसी इंसल्टिंग बातें उसके या उसके डैड के बारे में नहीं कहा था। आज वो सच जानकर सच में गुस्से में लग रहा था, इसलिए वो बोली, प्लीज संजीत, ऐसा मत करना, मैंने सच में उस लड़की को नहीं देखा है। पर हाँ, उसकी लेफ्ट हैंड के कलाई पर एक मार्क था जो मैंने नोटिस किया था जब वो जा रही थी, मैंने पीछे से देखा था। संजीत ने कुछ नहीं बोला, वो जानता था इस बार अमायरा सच कह रही है, क्योंकि अमायरा को सबसे ज्यादा प्यार पैसों से था। ये जानने के बाद भी वो उनकी फैमिली को बर्बाद कर सकता है, वो झूठ नहीं बोलेगी। अब उसे कैसे भी करके उस लड़की को ढूंढना था। वो गुस्से से चिल्लाया, जितेन, क्या वहां खड़े रहकर तमाशा देखना हो गया? तो अंदर आओ और गार्ड्स को बुलाओ। जीत ने जो डोर के पास खड़ा ये सब हैरानी से देख रहा था। जब उसके बॉस ने उसे पकड़ लिया तो वो हड़बड़ा कर अंदर आया और जल्दी गार्ड्स को भी बुला लिया। संजीत कैबिनेट से सैनिटाइजर निकालकर अपने हाथ पर लगाकर रगड़ रहा था। अब उसे बात लेना होगा। वही अमायरा को बहुत बेइज्जत महसूस हो रहा था। क्या वो कोई कचरा है जो संजीत इस तरह से अपने हाथ को साफ कर रहा है? जब गार्ड्स अंदर आए, संजीत बोला, इस कचरे को उठाकर कंपनी के बाहर फेंक आओ, ये कचरा आज से यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। और हाँ, फेंकने से पहले इसे 100 थापड़ मारना ताकि ये मरते दम तक उसे याद रखे। अगर फिर कभी आने की कोशिश करे तो इसे हिलविला में डाल देना। फिर जितेन की तरफ देखकर बोला, इस ऑफिस को अच्छे से क्लीन करो ताकि इस लड़की की परफ्यूम की खुशबू यहाँ ना रहे। और इसकी बाप की कंपनी को बैंकरुप्ट करवा दो। उसकी बात सुनकर अमायरा, जिसे अभी अभी गार्ड्स ने पकड़ा था, वो चिल्लाई, संजीत, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने कहा था अगर मैं सच बता दूंगी तो तुम मेरे डैड की कंपनी को कुछ नहीं करोगे। संजीत उसे घिन से देखते हुए बोला, इसे मेरी आंखों के सामने से ले जाओ जल्दी। उसे इस वक्त इस लड़की से घिन आ रही थी। कैसे वो इतना बेवकूफ था कि इस लड़की की झूठ में फंस गया। वो इसे मार डालना चाहता था, पर उस लड़की को ढूंढने में ये अमायरा काम आ सकती थी। पर इस बार वो कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगा। वो अगर वो लड़की उसे मिल भी गई तो भी वो बस उसे कंपनसेट करेगा, उसे जो चाहिए दे देगा। पर ये गलती दोबारा नहीं करेगा। वो उस लड़की को अपनी जिंदगी में नहीं लाएगा। वो समझ चुका था कि उसके दिल में रुचिका के लिए जो फीलिंग्स थी वो किसी और लड़की के लिए नहीं थी। अब वो रुचिका को पाने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहता था। उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था जब अमायरा उसके साथ थी। और संजीत सोच रहा था कि अमायरा ने ही उसकी जान बचाई है, और अमायरा की प्यार की इजहार करने पर वो रिलेशन में आ गए। तब भी उसे अमायरा के लिए कुछ फील नहीं होता था। संजीत तो डे से एहसान उतारने के लिए अमायरा के साथ था, पर अब वो समझ गया था जो फीलिंग्स उसे रुचिका के लिए थी वो किसी और के लिए कभी नहीं होगी।
रुचिका को उदास देख, उसकी आंखों में आंसू देखकर उसके दिल में जो चुभन होती थी वो कभी अमायरा को रोते देख भी नहीं हुआ था। उल्टा अमायरा को रोते देख उसे चीड़ होती थी। उसने सोच लिया था जिसने जान बचाई जरूरी नहीं कि उसके साथ रिलेशन में आकर उसे कंपनसेट किया जाए, उसे धन्यवाद देने का और भी तरीका था उसकी मदद करके। पर इस बार वो अपनी प्यार को खोने को तैयार नहीं था। भले ही उसे एहसास होने में थोड़ी देर हो गई थी कि वो रुचिका से प्यार करता है, पर अब जब वो उससे प्यार कर बैठा था वो उसे पाने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहता था। तभी अमायरा की चिल्लाने की आवाज़ से वो होश में आया। उसने सामने देखा, दोनों गार्ड्स अमायरा को खींचते हुए लेकर जा रहे थे और अमायरा उनसे छूटने के लिए छटपटा रही थी और उसे छोड़ देने के लिए चिल्ला रही थी। संजीत प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं उस लड़की को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। हम इतने साल तक साथ थे, कम से कम तुम उस रिश्ते की वजह से इतना कठोर नहीं रह सकते हो। मैंने गलती की है तो तुम मेरे फैमिली को क्यों सजा देना चाहते हो? अमायरा चिल्ला रही थी पर उसकी चिल्लाने का कोई फायदा नहीं हुआ। संजीत चिढ़ते हुए बोला, इस लड़की की गटर जैसी मुंह को बंद करो। एक गार्ड ने अमायरा की मुंह को दबा दिया। अब अमायरा की बस थोड़ी आवाज ही सुनाई दे रही थी। अमायरा को लग रहा था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। संजीत जिस तरह से उसके साथ बिहेव कर रहा था उसे बहुत डर लग रहा था। संजीत उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कम से कम उनके पुराने रिश्ते और जो वक्त उन दोनों ने साथ बिताया उसके बारे में एक बार सोचता। पर संजीत तो जैसे उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देने पर तुला हुआ था। उसने सोचा नहीं संजीत जो उसकी हर मांग को पूरा कर देता था, जो उससे हमेशा नरमी से बात करता था, सच्चाई सामने आने पर वही उसके साथ इतना कठोर हो जाएगा। उसे गुस्सा आ रहा था, नफरत हो रही थी उस इंसान पर जिसने संजीत को सच्चाई बताया और ये वीडियो भेजा। अगर ये प्रूफ और वीडियो नहीं होता तो संजीत को सच्चाई कभी भी पता नहीं चलती। जब गार्ड अमायरा को नीचे ले आए, एक गार्ड ने अमायरा को पकड़ लिया। उन्हें अमायरा पर कोई रहम नहीं आया क्योंकि अमायरा एक लड़की थी। उन्हें इस वक्त बस अपने बॉस का ऑर्डर पूरा करना था। अमायरा चिल्लाने लगी ताकि ये गार्ड उसे छोड़ दे, तभी उसकी गाल पर उस गार्ड ने थापड़ जड़ दिया। अमायरा की गाल दे से सुन्न महसूस होने लगा। उसके बाद अमायरा की बस चीख ही सुनाई दे रही थी। वहीं जो एम्प्लॉय और गार्ड्स आ रहे थे वो सब अमायरा को मार खाता देख हैरान थे और उन्हें ये बहुत मज़ेदार भी लग रहा था। एम्प्लॉय सोच रहे थे शायद इस लड़की ने उनके बॉस के पास जाने की कोशिश की होगी, इसलिए इसे ये सजा मिल रही है। वहीं अमायरा तो अब बेहोश होने की कगार पर थी। उसे ना कुछ दिखाई दे रहा था ना कुछ सुनाई दे रहा था। उसे बस धुंधली नजरों से गार्ड का हाथ उसकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा था। अब तक वो 50 से ज्यादा थापड़ खा चुकी थी। उसकी मुंह सूज गया था, होंठों की कोने से खून की धार बह रहा था, पर अब तो उसे दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। 80 थापड़ खाने के बाद ही वो बेहोश हो गई। गार्ड ने एक दूसरे को देखा, समझ नहीं आया क्या करे, बाहर फेंक दे या 100 थापड़ होने तक मारते रहे। पर वो बेहोश होकर गिर चुकी थी, उसे मार कर भी क्या फायदा, उसकी फेस तो किसी बैलून जैसा फूल गया था। गार्ड ने उसे उठाकर कंपनी के बाहर फेंक दिया। वही कंपनी के बाहर अमायरा की ड्राइवर जो कार के बाहर खड़े होकर सिगरेट का कस के रहा था। जब उसने किसी को बाहर फेंकते हुए देखा तो उसने पहले तो ध्यान नहीं दिया, फिर जब कुछ देर तक वो लड़की नहीं उठी उसे लगा क्या ये लड़की मर गई। अमायरा का ड्राइवर उसके पास चला गया। जैसे ही उसने अमायरा को देखा वो हैरान रह गया। वही ड्रेस को अमायरा पहन कर आई थी। ड्राइवर ने उसे पहचान लिया, भले ही उसकी चेहरा इतना सूज गया था कि वो सुअर जैसी लग रही थी। मैडम मैडम, वो अमायरा को बुलाने लगा। वो उसे टच नहीं कर रहा था क्योंकि अमायरा एक घमंडी लड़की थी। क्या पता जब ये पागल लड़की होश में आए उसे छूने के लिए नौकरी से ही निकाल दे। पर जब अमायरा फिर भी नहीं उठी तो उसने जल्दी से अमायरा के डैड सुशांत को कॉल लगा दिया। वही सुशांत को जब अपनी बेटी की हालत के बारे में पता चला तो वो चौंक गया। वो इस वक्त अपने ऑफिस में अपनी ही असिस्टेंट को गोद में लिए बैठा हुआ था और उसके साथ रोमांस कर रहा था। जब उसे अमायरा के बारे में पता चला तो वो हैरान हो गया। भला रायजादा कॉर्पोरेशन में कौन उसकी बेटी पर हाथ उठा सकता है, जबकि उसकी बेटी संजीत रायजादा की गर्लफ्रेंड है। उसने अपनी असिस्टेंट को सोफे पर बैठाया और ड्राइवर को अमायरा को हॉस्पिटल लाने के लिए बोला और सोफे से उठकर अपना शर्ट पहनने लगा। तभी उसकी असिस्टेंट उसे पीछे से गले लगा लिया और बोली, तुम कहाँ जा रहे हो डार्लिंग? उसकी बात सुनकर सुशांत अपने शर्ट की बॉटम बंद करते हुए बोला,
अमायरा को चोट लगी है, वो हॉस्पिटल जा रही है, मुझे भी उसे देखने जाना होगा। उसकी बात सुनकर उसकी असिस्टेंट ने गुस्से में मुठिया भींच लिया। वो दोनों सालों से साथ है और वो चाहती थी कि सुशांत उससे शादी कर ले। वो इस पैसों की खदान मोटी भीड़ को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो सुशांत की बीवी बनना चाहती थी और एक स्टेटस मेंटेन करना चाहती थी। पर सुशांत बस उसे बाहर रखने के लिए तैयार था, बीवी बनाने के लिए नहीं, क्योंकि सुशांत जानता था कि अगर उसने नमिता को छोड़ दिया तो अमायरा भी उससे दूर हो जाएगी और अभी जो अमायरा की वजह से उसे फायदा मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। अमायरा उससे दूर हो गई तो वो संजीत के नाम का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, तो फिर उसके बिजनेस का क्या होगा। उसकी असिस्टेंट रीना ने उसकी बाहों को छोड़ दिया और अपने पेट पर हाथ रख कर बोली, आपको पता है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये एक बेबी बॉय है। आप क्या चाहते हो, हमारा बच्चा नाजायज होकर बड़ा हो? आप क्यों मुझसे शादी नहीं कर लेते? उसकी बात सुनकर सुशांत नर्म पड़ गया और बोला, मुझे पता है रीता, पर तुम्हें इंतजार करना होगा। मैं ये सब हमारे बच्चे की ही फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। सुशांत को भी नमिता अब अट्रैक्ट नहीं करती थी। रीता सिर्फ 28 साल की थी, जवान थी और उसे सेटिस्फाई कर सकती थी, और ये लड़की उसे प्यार भी करती थी। उससे बीबी से ये लड़की अलग थी और उसके लिए एक बेटा भी पैदा करने वाली थी जो उसे नमिता नहीं दे पाई। पर वो अभी उसे शादी नहीं कर सकता था, पर वो कंपनी और बाकी सब अपने बेटे को ही देने वाला था। ठीक है, मैं आकर तुमसे बात करता हूँ। इतना कहकर सुशांत रीता को किस करके चला गया। उसके जाते ही रीता गुस्से से फट पड़ी और अपनी पैर पटकने लगी। नहीं, मुझे जल्दी सुशांत को फंसाकर शादी करनी होगी। मेरे पास अभी भी तुम्हें नीचे झुकाने की चाबी है सुशांत। जब तक ये बच्चा है तुम सब कुछ करोगे जो मैं कहूंगी, फिर ऐसे भी ये सब मेरी और मेरे बच्चे का हो जाएगा। रीता को बस पैसों से प्यार था, उसे इस अधेड़ उम्र की सुशांत से कोई प्यार व्यार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी सी 30 मंजिला बिल्डिंग जिसके बाहर एन.एस. इन्वेस्टमेंट कंपनी लिखा हुआ था। टॉप फ्लोर में नियति इस वक्त अपनी केबिन में थी। वो सोफे पर बैठी थी और सामने सोफे पर संभव जी और उनका बेटा हर्षित रॉय बैठा हुआ था। संभव जी नियति को एक प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ में बता रहे थे। नियति उनकी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाली थी। नियति ने जहां उन्हें प्रॉब्लम को हैंडल करने की जरूरत थी बता दिया। संभव रॉय अच्छे और ईमानदार इंसान थे, इसलिए नियति को उन्हें ज्यादा इन्वेस्टमेंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। वहीं उनका बेटा हर्षित, वो तो खोए हुए अंदाज में नियति को देख रहा था। नियति सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसने बहुत सी लड़कियों को देखा था, पर जीतती जैसी उसने कभी नहीं देखा था। उसने अपने डैड के मुंह से कई बार नियति के बारे में सुना था, पर वो इंडिया में नहीं रहता था, वो बाहर बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा था। फिर उसने वहां पर अपने कंपनी की ब्रांच ओपन किया। आज फ्रांस में इंडिया की तरह ही उनका बिजनेस फैला हुआ था। 25 साल की उम्र में उसने अपनी खुद की भी लॉजिस्टिक कंपनी डेवलप किया था, जो बहुत लोगों की बस की बात नहीं होती। और वो अभी कुछ दिन पहले वापस आया था, पर उसने नियति को अपने वेलकम पार्टी में नहीं देखा था। और आज नियति को देखकर उसे लगा उसके डैड जो भी कहते थे सब सच है। नियति जितनी पावरफुल और इंटेलिजेंट है उतनी ही ज्यादा खूबसूरत भी है। वो नियति की खूबसूरती में खुद को खोने से रोक नहीं पा रहा था। जब मीटिंग खत्म हो गई तो हर्षित ने नियति को देखा और बोला, क्या मैं आपकी कॉन्टैक्ट नंबर ले सकता हूँ? हर्षित डर रहा था कि कहीं नियति उसे मना ना कर दे। हर्षित का दिल जोरों से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहली नज़र में ही नियति से प्यार हो गया हो। वही संभव जी ने हैरानी से हर्षित को देखा। आज तक उनके बेटे ने कभी किसी लड़की से नंबर मांगना तो दूर, बात भी करना पसंद नहीं करता था। क्या उसके बेटे को उनकी प्यारी बच्ची नियति पसंद आ गई है? अगर ऐसा है तो भी अच्छा है। वो खुद नियति के ननिहाल रिश्ते लेकर जाएंगे। उनकी तो पहले से ही इच्छा थी कि ये प्यारी बच्ची उनकी बहू बने। उन्हें नियति की प्राइस पर कोई लोभ नहीं था, उन्हें बस नियति जैसी प्यारी बच्ची बहू के रूप में चाहिए थी। वो सालों से नियति को जानते थे। जब नियति पहली बार बिजनेस फील्ड में आई थी तब किसी ने भी उस पर विश्वास करके उसकी प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट नहीं किया था, पर नियति की ठंडा भाव और कॉन्फिडेंस देखकर उन्हें पता था ये बच्ची साधारण नहीं है। उन्होंने ही नियति की प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था, एक ही प्रोजेक्ट जिसने पूरे बिजनेस वर्ल्ड को हिला दिया था। वो भी विश्वास नहीं कर पाते थे कि ये बच्ची इतना आगे की सोचती है। नियति को अजीब लगा, फिर भी ये मिस्टर संभव रॉय का बेटा था इसलिए उसने मना नहीं किया।
हर्षित ने जल्दी से नियति की नंबर को सेव किया। इस वक्त वो खुश था। उसने नियति को आखिरी बार देखा और वहां से अपने डैड के साथ चला गया। नियति ने टाइम देखा और वहां से लैब के लिए निकल गई। 1 घंटे बाद वो अपनी लैब में पहुंच गई थी। आज सुमन नहीं आई थी, सिर्फ खुशी थी। उसे देखकर उसने फोन रख दिया और नियति के पास जाकर गुस्से से बोली, नियति तुम्हारा ये करण भाई मुझे परेशान कर रहा है। वो मुझसे बदला ले रहा है। देखो उसे कल मेरी नंबर भी मिल गई। उन्होंने मेरी फोन को चोटी करके नंबर ले लिया है। उसकी बात सुनकर नियति हंसते हुए बोली, तो प्रॉब्लम क्या है? करण भाई तुझसे प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने तेरी नंबर लिया है। नियति बोलते हुए उसे क्रॉस करके आगे चली गई। खुशी की गाल शर्म से लाल हो गया। क्या सच में करण उसे प्यार करता है? उसने सिर झटक दिया और बोली, बिल्कुल भी नहीं, वो मुझसे कोई प्यार नहीं करते हैं, वो जरूर मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। इतना कहकर खुशी उसके पीछे पीछे चली गई। उसे अभी भी नियति की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि करण जो उससे झगड़ा करता था उससे प्यार करता होगा। जब खुशी ने नियति को चुप देखा तो वो मुंह बनाकर बोली, लगता है हमारी ठंडी देवी को प्यार हो गया है, इसलिए वो चाहती है हम भी प्यार करें। उसकी बात सुनकर नियति ने सिर झटक दिया और ऊपर चली गई। उसने लैब कोट और ग्लव्स मास्क पहन लिया और लैब में चली गई। वो कियान की बीमारी को ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन बना रही थी। उसने खुशी को देखा और बोली, उस इंसान को होश में लाओ, उसे मेडिसिन दो ताकि उसकी दर्द कम हो जाए, ताकि और भी ज्यादा दर्द को वो महसूस कर सके। जो उन बच्चों ने सही है वो जान सके कि उसने क्या गलती की है। खुशी ने हाँ में सिर हिला दिया और वहां से बाहर चली गई। नियति ने कुछ देर तक कियान की ब्लड सैंपल पर डीएनए से केमिकल पर एक्सपेरिमेंट किया। आधे घंटे बाद नियति ने बस इस केमिकल को दबाने के लिए मेडिसिन की फॉर्मूला तैयार किया। अभी भी उसे इस केमिकल को कियान की डीएनए से हटाने का कोई एंटीडोट बनाने का तरीका नहीं मिला। न कोई मेडिसिन जो पूरी तरह से उसे कंस्ट्रक्शन कर सके ऐसी मेडिसिन डेवलप कर पाई थी। आज वो बेबस महसूस कर रही थी। आज तक उसने कौन सी बीमारी के लिए मेडिसिन या एंटीडोट नहीं बनाया था। तभी उसने नोटिस किया कियान की डीएनए भी 2 टाइप की है, इसी वजह से उसकी बॉडी में केमिकल हैं। ये जरूर कियान को उसकी मोम डैड से मिला होगा। उसने सिर झटका। प्रखर का डीएनए कियान से बिल्कुल अलग था। तभी उसे कुछ ख्याल आया कि कहीं कियान भी तो इसी तरह की किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं है, या फिर किसी एक्सपेरिमेंट टूल का डीएनए। अगर प्रखर सालों पहले इसका हिस्सा था तो क्या ऐसा हो सकता है कियान की मोम या डैड कोई इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे? और क्योंकि कियान उनका बेटा है इसलिए उसके बॉडी में 2 टाइप का डीएनए है। अगर ऐसा है तो फिर कियान को ठीक करना बहुत मुश्किल होने वाला था, पर नियति उसे कैसे भी करके ठीक करना चाहती थी। सोचते हुए उसकी आंखों के सामने कियान का चेहरा आ गया, जो प्यार से उसकी गाल को चूमते हुए उसे मम्मी कह रहा था। उसने दूसरी तरफ से एक शीशी लिया जिसके अंदर कुछ लिक्विड था। उसकी होंठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। इसमें वही केमिकल और डीएनए था जिसे उसने उन बच्चों की डेड बॉडी में से निकाला था। वो उस शीशी को लेकर बाहर चली गई। लिफ्ट से वो बेसमेंट में आ गई। उसे देखकर वहां लाइन में खड़े गार्ड्स उसे सिर झुकाकर ग्रिट करने लगे। नियति एक रूम में चली गई जहां खुशी ऑलरेडी मौजूद थी। सामने एक आदमी था जो बंधा हुआ था। उसकी शरीर में चोटों के निशान थे। वो इंसान होश में था पर उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। जब नियति अंदर आई उसने उस आदमी को देखा। उसकी आंखों में जो खतरनाक भाव था और उसके आसपास का ऑरा उस आदमी को एक पल के लिए डरा गया, पर उसने अपने डर के भाव को जल्दी से छुपा लिया। नियति जाकर उसके सामने चेयर पर किसी क्वीन की तरह बैठ गई। उस इंसान ने नियति की तरफ देखा। नियति उसे एक छोटी लड़की लग रही थी। नियति की ब्लू आंखें और खतरनाक चमक से उसने जल्दी अपनी आंखों को हटा लिया और बोला, तुम कौन हो और मुझे कल से यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? उसकी बात सुनकर खुशी हंसने लगी और बोली, तुम कौन हो इससे क्या? तुम गंदी नाली के चूहे हो जो हर जगह बस कुतरना जानते हैं। पर तुम जिसके सामने बैठे हो वो क्वीन ऑफ डेथ है, क्या ये बात तुम्हें पता है? खुशी की बात सुनकर वो इंसान हैरान हो गया और हकलाते हुए बोला, का क्या माफिया क्वीन, द क्वीन ऑफ डेथ? वो इंसान जो अब तक शांत था, अब डर से उसकी आंखें बाहर आने को थी। अब तक तो वो समझ नहीं पाया था। उसने गार्ड्स के यूनिफॉर्म पर लोगों को देखा था, पर उसने नहीं सोचा था कि माफिया क्वीन के लोग होंगे। उसने ठीक से नोटिस ही नहीं किया था। वो डरते हुए बोला, आप माफिया क्वीन हैं, आपने मुझे क्यों किडनैप किया है? उसने माफिया क्वीन की क्रूएल तरीकों के बारे में सुना था।
वो बिना सोचे समझे किसी को भी मार डालती थी और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। उसे तो गवर्नमेंट भी उकसाने की या उलझने की कोशिश नहीं करती थी। तो माफिया क्वीन ने उसे क्यों उठाया है? क्या उन्हें पता चल गया कि वो क्या करता है? पर ऐसे कैसे हो सकता है? उसने तो सब कुछ केयरफुली किया था, 8 सालों से करता आ रहा था और उसकी पॉलिटिकल कनेक्शन भी था। तो क्वीन ने उसे क्यों उठाया? उसने सुना था क्वीन भले ही अंडरवर्ल्ड की क्वीन थी पर उसे गलत करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जो भी गलत काम करते थे वो उसे बेरहमी से मौत की घाट उतार देती थी। तभी नियति की भयानक हंसी उसकी कानों में गूंज गई, जिस वजह से डर से उसकी रूह कांप गई। उस इंसान ने सिर उठाकर नियति को देखा, जिसकी ब्लू आंखें खतरनाक तरीके से चमक रही थी, जैसे कोई खूंखार शेरनी हो। नियति हंसते हुए बोली, अंगद नारंग, तुम बाहर से खुद को एक बिजनेसमैन दिखाते हो और पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी अच्छा है। तुम्हारे घर में तुम्हारी बीबी है और एक बेटा है जो तुम्हारे साथ इस धंधे में मिले हुए हैं। तुम ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा चलाते हो। खास करके बच्चों को तुम किसी चीज की तरह इस्तेमाल करते हो। तुम्हारे बेटे ने भी अनगिनत मासूम लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद किया है। उसने कुछ दिन पहले एक 12 साल की बच्ची का रेप और मर्डर किया था और तुम और तुम्हारी बीबी ने इस केस को पैसा देकर क्लोज कर दिया। और तुम भी कोई कम नहीं हो, तुमने भी कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद किया है। और तुम्हारी बीवी वो भी किसी गैंग से जुड़ी हुई है। क्या अब भी तुम्हें लगता है कोई तुम्हें यहाँ बचाने आएगा? तो तुम बहुत गलत हो। नियति की हंसी रुक गई, उसकी आसपास का ऑरा भयानक हो गया। नियति की बात सुनकर अंगद डर से कांप गया। कैसे क्वीन को उसके सारे बुरे कामों के बारे में पता है? वो अब जानता था कि क्वीन उसे नहीं छोड़ने वाली है। वो डर से गिड़गिड़ाने लगा, क्वीन मुझे छोड़ दीजिए, मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। मैं आपका नौकर बनने के लिए भी तैयार हूँ। तुम जैसे घटिया इंसान नौकर बनने के लिए भी तुम क्वालिफाइड नहीं हो। खुशी उसे देखकर घिन से बोला, तुम उन बच्चों को कहाँ सप्लाई करते हो? नियति ने ठंडे भाव से पूछा। उसे लग रहा था इसकी कनेक्शन एक्सपेरिमेंट के साथ जरूर है। मैं नहीं बता सकता क्वीन, वरना वो मेरे साथ मेरे फैमिली को भी मार देंगे। उन इंसानों के बारे में सोचकर अंगद डर गया और बोला, आप नहीं जानती वो कौन है, कितनी खतरनाक है। मुझे जाने दीजिए, आप मुझे यहाँ नहीं रख सकती। वो अभी के लिए माफिया क्वीन को डराना चाहती थी। तभी नियति उसके पास गई और उसके हाथ की एक उंगली को उसने एक झटके में काट दिया। अंगद की दर्द भरी चीखें रूम में गूंज गई। नियति अपनी होंठों पर हाथ रख के बोली, शुश, मुझे चिल्लाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। और फैमिली डोंट वरी, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारी बीबी और बेटे को भी तुम्हारे पास भेज दूंगी। बस ये बताओ कि तुम बच्चों को कहाँ सप्लाई करते हो? अंगद जो चीख रहा था वो दर्द को बर्दाश्त करके चुप हो गया और डरते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि उन्हें कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं। पहले हम उन्हें शिप से एक आइलैंड पर शिफ्ट करते हैं। उसके बाद वो लोग कमजोर बच्चों की फ्लैश ट्रेड करते हैं। बचपन से ही कुछ लड़कियों को ड्रग्स और इंजेक्शन देकर उन्हें एज से बड़ी दिखाया जाता है ताकि उन्हें बेचा जा सके, और वजन लड़कियों का ज़्यादा डिमांड रहता है। और कुछ ऑर्गन ट्रेडिंग में काम आते हैं, और जो लड़के लड़कियां बहुत हेल्थी होती हैं उन्हें कहीं और ले जाते हैं। और मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या होता है। और उस आइलैंड में बच्चे सिर्फ इंडिया से नहीं, अलग अलग देश से होते हैं। वरना एक ही देश से अगर ज़्यादा बच्चे गायब हो तो गवर्नमेंट चुप नहीं बैठेगी। खुशी ने गुस्से में उसकी 2 उंगली को झटके में काट दिया, पर अंगद चिल्ला तक नहीं पाया क्योंकि न्यायिक आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। उसके आसपास का ऑरा और भी भयानक हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आने वाला हो। तुम जानवर हो, तुम कैसे हमारे देश से छोटे बच्चों को बेच सकते हो जिन्हें जिंदगी के बारे में भी कुछ भी नहीं पता? तुम जैसे लोगों को तो इस धरती से हमेशा के लिए मिट जाना चाहिए। क्या तुम इंसान भी हो? फ्लैश ट्रेड, छोटी लड़कियों के साथ इतना गलत करना, ऑर्गन ट्रेडिंग, ऐसा तो कोई दरिंदा भी नहीं कर सकता शायद। तुम तो सिर्फ गटर के चूहे ही नहीं बल्कि इस देश में छुपे दीमक हो जो अंदर से ही देश को खा रहे हो। नियति समझ चुकी थी ये सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन का काम है, और जो हेल्थी बच्चों को रखा जाता है वो सिर्फ उनकी एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही रखा जाता है। नियति ने ठंडे भयानक भाव से अंगद को देखा और बोली, क्या तुम्हें पता है बच्चों को कितना दर्द होता होगा जब उनके बॉडी से ऑर्गन निकाला जाता है, वो भी बिना एनेस्थीसिया के? और जब इतनी छोटी बच्चियों को रेप किया जाता है और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, पता है कैसा लगता है? नियति ने खटके से उसकी हाथ की उंगलियों को एक एक करके काट दिया पर उसे बेहोश नहीं होने दिया।
औगत की दर्दनाक चीख उस रूम में गूंज रही थी। नियति ने खुशी को इशारा किया। खुशी ने एक डॉक्टर को बुलाया। उसने औगत के हाथ को बैंडेज कर दिया। तुम्हें छोटी लड़कियों की इज्जत के साथ खेलना पसंद है ना? और तुम्हारे बेटे को भी, और उसमें साथ देती है तुम्हारी बीबी। क्या होगा अगर मेरी जेल में बंद सारे लोग तुम्हारी बीबी की इज्जत को तुम्हारे सामने ही? इतना कहकर वो रुक गई और पूछा, क्या इसकी बीबी और बेटे को उठा लिया है? खुशी ने हाँ में सिर हिला दिया। तो नियति बोली, इसके बेटे को भी वही दर्द दो जो उसने मासूम लड़कियों को दी है। नहीं क्वीन, मेरी फैमिली को छोड़ दीजिए। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तुम्हें किसने कहा कि अगर तुम्हें बता दिया तो मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगी? नियति की आवाज इस वक्त और भी कर्कश और भयानक हो गई थी। ओहो, तुझे तो खुशी से ये सब एंजॉय करना चाहिए ना। खुशी ने लैपटॉप में सीसीटीवी ऑन किया। उसमें एक रूम की फुटेज था जहां 20 के आसपास लोग उसकी बीबी को घेर कर खड़े थे। नहीं प्लीज, मेरी बीबी को छोड़ दो। तभी उसके बेटे की भी फुटेज दिखाई दी। उसके बेटे के पास भी 20 से ज्यादा लोग खड़े थे जो उसे हवस भरी नजरों से देख रहे थे। दोनों ही उन्हें छोड़ देने के लिए भीख मांग रहे थे, पर वो सब एक एक करके उसकी बीबी और दूसरे रूम में उसके बेटे पर टूट पड़े। ये देखकर औगत का दिल दहल गया। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरी बीबी बेटे को छोड़ दीजिए क्वीन, मुझे आप मार दीजिए। खुशी गुस्से में बोली, क्या तुम्हें तब याद नहीं आता था जब तुम्हारी बीबी लड़कियों को कचरे की तरह तुम्हारे बेटे के सामने फेंक देती थी और तुम्हारा बेटा उनके साथ ये सब करता था, और तुम इतने छोटी छोटी लड़कियों को बेच देते थे, उनके साथ भी यही होता था। क्या तब तुम्हें याद नहीं आता था कि उनकी भी एक फैमिली है? नियति ने एक सीसी निकाला और बोली, तुम्हें पता है तुम जिन बच्चों को बेचते हो उन बच्चों के साथ एक एक्सपेरिमेंट होता है। चलो देखते हैं तुम इस एक्सपेरिमेंट को कितना बर्दाश्त कर सकते हो। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। वो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे अगर आपने मुझे मार दिया तो। ओहो, ये तो और भी अच्छा है। मैं तो चाहती हूँ वो लोग सामने आए। नियति ने सिरिंज भरते हुए खतरनाक भाव से कहा। औगत छूटने के लिए छटपटा रहा था। नियति ने उसमें उस केमिकल डीएनए को इंजेक्ट कर दिया। औगत भीख मांग रहा था पर इसका कोई फायदा नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के अंदर उसे 1000 कीड़े काट रहे हो। उसका दिमाग जैसे फटने लगा था। उसे लगा वो इससे अच्छा वो मर ही जाता। कुछ देर बाद उसकी मुंह से खून बहने लगा और उसकी मांस गलने लगा। उसकी खून में मिला वो डीएनए उसकी स्किन को जला रहा था। औगत चिल्लाने लगा। वो अब सच में मर जाना चाहता था। तभी नियति खतरनाक हंसी हंसते हुए बोली, तुम्हारी बीबी और बेटे को भी इस केमिकल का अनुभव करना चाहिए। मुझे लगता है ये काफी अच्छा है। औगत की आंखें लाल हो गई। उसकी आंखों से नाक कान मुंह हर जगह से खून बहने लगा। वो चिल्लाने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी जल रहा हो। इस पल उसे इस दर्द को बर्दाश्त करने से मौत ही अच्छा लग रहा था। इस पल उसे पछतावा हुआ, पर अब वो पीछे नहीं जा सकता था। अब तो वो जिंदा भी नहीं बचने वाला था, भले ही वो क्वीन को अपनी सारी संपत्ति दे दे। थोड़ी देर में उसकी मांस सड़ने और गलने लगा। नियति उस डीएनए केमिकल की टाइम को अच्छे से नोटिस कर रही थी। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। उसे ऐसे लोगों से नफरत थी जो छोटे बच्चों को किसी चीज की तरह इस्तेमाल करे। उसने पहले उन बच्चों की लाश को देखा था, पर उसे नहीं पता था कि उन बच्चों ने मरने से पहले कितना दर्द सहा होगा। पर अभी औगत को दर्द में छटपटाते और इतनी दर्द में देखकर उसे समझ में आ रहा था कि उन बच्चों को कितना दर्द होता होगा। थोड़ी देर चिल्लाने के बाद औगत की सट गई थी। उसकी सांसें रुक गई थी। नियति ने इशारा किया तो खुशी ने जल्दी से एक साइंटिस्ट को अंदर बुलाया। इस बॉडी से केमिकल डिटेक्ट करके कलेक्ट करो। उस साइंटिस्ट ने हाँ में सिर हिला दिया। ईशानी ने खुशी को देखा और बोली, जब वो दोनों माँ बेटे बाहर आ जाए तो उन्हें मार देना। खुशी ने हाँ में सिर हिला दिया तो नियति फिर लैब में चली गई। और अब जो भी उसने मेडिसिन बनाने के लिए अपने बेस से मंगवाया था आ चुका था, इसलिए वो कियान के लिए मेडिसिन बनाने लगी। कियान के पास ज्यादा से ज्यादा 2 साल था। उसे एंटीडोट ढूंढना होगा और इसके लिए उसे वो लोग चाहिए जिन्होंने इस अजीब डीएनए को ढूंढा था, जो पता नहीं कितने सालों पुराना है और इसमें केमिकल भी बन गया है। 2 घंटे बाद नियति ने कियान के लिए मेडिसिन बना दिया था। वो वहां से बाहर चली गई। खुशी अभी अभी वापस आई थी और बोली, नेयू, उन दोनों को भी साइंटिस्ट ने वही केमिकल दिया और रिजल्ट थोड़ी अलग है। नियति बिना भाव के आगे चलते हुए बोली, मुझे पता है टाइम पीरियड, मौत का टाइम। खुशी हाँ में सिर हिलाकर बोली, बिल्कुल टाइम। औगत की एज 52 थी और वो जल्दी मर गया।
उसकी बीबी की एज 45 थी तो उसे मरने में अंगद से ठीक 30 सेकंड ज्यादा लगे, और उसका बेटा 23 साल का था तो उसे मरने में अपने माँ बाप से 1 मिनट ज्यादा लगा। इसलिए तो वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए छोटे बच्चों को ढूंढ रहे हैं, वो भी ऐसे बच्चे जो इस डीएनए को एक्सेप्ट कर सके, जिनकी हेल्थ कंडीशन अच्छा हो। खुशी को कोई हैरानी नहीं हुई, ऐसे भी उसकी दोस्त सबसे बड़ी डॉक्टर और साइंटिस्ट थी, तो इस बारे में तो वो देखकर ही बता सकती थी। तो अब इनका क्या करना है? खुशी ने पूछा। तो नियति की आंखों में खतरनाक चमक आ गई, वो बोली, इन चारा डालने के लिए यूज करो। खुशी उसकी बात को समझ गई और हाँ में सिर हिला दिया। गार्ड्स ने खुद को अच्छे से कवर किया और तीनों की बॉडी को उठाकर गाड़ी में डाल दिया। उन्हें ये देखना था कि कोई इन्फेक्शन ना फैले। थोड़ी देर बाद वो सब अंगद के घर के बाहर नारंग हाउस में पहुंच गए, पर गार्ड्स ने गाड़ी को रोक दिया और 300 से भी ज्यादा गार्ड्स बाहर आ गए, जो पीछे की तरफ थे। सबके लिए भले ही अंगद एक छोटा बिजनेसमैन था, पर उसके पास गैंग था, वरना वो इतनी आसानी से चाइल्ड ट्रैफिकिंग को कैसे मैनेज करता। वहीं आसपास के विला के लोग बाहर देखने लगे। वहीं वो गार्ड्स बाहर आए, पर कार में क्वीन का लोगो देखकर वो हैरान हो गए। इन गंदे काम में वो भी तो शामिल थे। क्या क्वीन को चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में पता चल गया है? वहां कम से कम 50 कार थी जो चारों ओर फैला हुआ था, और बीच के कार में नियति अपनी हाथ में फोन घुमा रही थी। खुशी उसके पास बैठी हुई थी, वो पूरे ब्लैक कपड़ों में थी। नियति ने इशारा किया तो गार्ड्स ने जल्दी जैमर लगा दिया। फिर अंदर जो गार्ड्स तैयार थे वो तो डर रहे थे, पर अभी भी उन्हें उम्मीद थी कि वो ज्यादा लोग हैं, क्वीन उनका कुछ नहीं कर सकती। तभी धमाके के साथ गेट उड़ गया। गेट के पास ही खड़े 25 के आसपास बॉडीगार्ड सीधे बॉम्ब की इफेक्ट से चिथड़े बन गए। ये देखकर एक पल के लिए बाकी सभी गार्ड्स पीछे हट गए। एक गार्ड हिम्मत करके आगे आकर बोला, हमारे बॉस अभी यहाँ नहीं है, क्वीन अभी, आप प्लीज उनके आने का इंतजार कीजिए। उस गार्ड की बात सुनकर नियति का एक गार्ड गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हारे उस बॉस का औकात भी है को तुम हमारी बॉस को इत्तेजार करने को कहो। उस गार्ड ने जल्दी से उसे गोली मार दिया। ये देखकर गार्ड्स ने गन को क्वीन की गार्ड्स की तरफ कर दिया, पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर वो एक गार्ड को मारेंगे तो क्वीन खून की नदियां बहा देगी। उन्हें पता था कि उनके बॉस जिसके लिए काम करते हैं वो गैंग भी बहुत खतरनाक है, पर यहाँ सिर्फ माफिया क्वीन का राज चलता था, और उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि अंगद उनका बॉस मर चुका है। अंगद कल एक डील के लिए आपने कुछ गार्ड्स के साथ गया था, तब उसे क्वीन की आदमियों ने उठा लिया था, और आज उसकी बीबी और बच्चे को और उन्हें प्रोटेक्ट करने वाले सारे गार्ड्स मर चुके थे। गार्ड ने कार का गेट खोला। नियति धीरे धीरे बाहर आई। वो इस वक्त पूरे ब्लैक कपड़ों में थी, बस उसकी ब्लू आंखें ही दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ से खुशी भी ब्लैक कपड़ों में बाहर आई। उसके ब्लैक ड्रेस में डार्क आई बना था। खुशी को सब अंडरवर्ल्ड में क्वीन ऑफ डेथ की लेफ्ट हैंड डार्क आई क्वीन के नाम से जानते थे, जो माफिया क्वीन के एब्सेंट में सारा काम संभालते थे। विला के गेट के पास विंडो के सामने जो यंग लड़के लड़कियां थे वो माफिया क्वीन और डार्क आई क्वीन को देखकर एक्साइटेड हो गए। वो सब अपने हाथ में मोबाइल लिए वीडियो बना रहे थे। उन्हें डर नहीं था, क्योंकि वो जानते थे क्वीन सिर्फ गलत करने वालों को ही लौट की सजा देती थी। कई मासूम लड़के और लड़कियों की जिंदगी को उसने बर्बाद होने से बचाया था। आई लव यू क्वीन ऑफ डेथ, यू आर सो क्यूट एंड प्रिटी, एक 18 साल का लड़का आपने विला की गेट के पास से चिल्लाते हुए बोला। उसकी मोम ने जल्दी उसे पीछे खींच लिया। उसे डर था कहीं माफिया क्वीन को गुस्सा ना आ जाए। नियति ने हैरानी से पीछे उस लड़के को देखा जो उसकी तरफ चिल्लाते हुए हाथ हिला रहा था। क्या ये लड़का इतनी हिम्मती है कि वो उसे आई लव यू और क्यूट कह रहा है? खुशी तो सदमे से नीचे गिरते गिरते बची। उसकी दोस्त और प्रीति वो तो इस वक्त खतरनाक लग रही है ना, और इस लड़के ने उसकी दोस्त को आई लव यू कहा। क्या ये मरना चाहता है? नियति ने सिर घुमा लिया। ये सब उसकी ही उम्र के थी और जोश में थे। नियति के गार्ड्स भी हैरान थे, क्या कोई उनकी बेरहम खतरनाक बॉस को प्रपोज कर रहा है? जब बाली यंग लड़कों लड़कियों ने देखा कि माफिया क्वीन ने उस लड़के को कुछ नहीं जगह ना ही सजा दी, वो और भी एक्साइटेड हो गए। विल यू गो ऑन अ डेट विथ मी? आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, एक और लड़का चिल्लाते हुए बोला। यू आर सो ब्यूटिफुल क्वीन, प्लीज एक्सेप्ट माई लव, यू आर माई क्रश, प्लीज मैरी मी। ऐसे ही लड़के प्रपोज करने लगे जैसे ये वैलेंटाइन हो और वो अपनी लॉन्ग टाइम क्रश को प्रपोज कर रहे हो। नियति के साथ साथ खुशी भी हैरान थी। नियति के गार्ड्स तो उन लड़कों को अजीब नजरों से देख रहे थे।
ये सब क्या हो रहा है? ये सब लड़के पागल हैं जो उनकी बॉस को प्रपोज कर रहे हैं। क्वीन ऑफ डेथ, प्लीज इन लड़कों पर भरोसा मत करना। मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ। मुझे अपनी गैंग में ले लो, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। मैं आपसे शादी कर लूंगी, हमेशा आपकी ख्याल रखूंगी। ये लड़के आपकी ख्याल नहीं रख सकते हैं। मैं आपके लिए लेस्बियन बनने के लिए भी तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर उसकी माँ ने जल्दी उसकी मुंह को बंद कर दिया। लड़के तो समझ में आते थे पर उस लड़की की बात सुनकर तो सब सदमे में चले गए। गार्ड पागल होने वाले थे। ये भगवान, सिर्फ लड़के ही नहीं लड़कियां भी उनकी बॉस की दीवानी लगती हैं। खुशी जो हैरान थी वो हंसने लगी और नियति के पास आकर बोली, लो जीजा जी को टक्कर देने वाले कितने लोग हैं। लड़कियां भी तुम्हारे लिए लेस्बियन बनने को तैयार हैं। अगर इन लोगों ने तुम्हारी चेहरे को पूरी तरह से एक बार देख लिया तब तो ये लोग तुम्हारे प्यार में मजनू, पागल, दीवाना सब बन जाएंगे। नियति ने उसे घूर कर देखा और अंदर की तरफ चली गई। अंदर खड़े गार्ड्स ने जब नियति को अंदर आते देखा, अब तक जो वो हैरान थे अब डर में आ गए। नियति के गार्ड्स ने अंगद, उसकी बीबी और बेटे की लाश को बाहर फेंक दिया। उनकी लाश देखकर तो गार्ड्स डर से पीछे हट गए। तीनों की हालत इतनी भयानक थी कि उनकी रूह तक कांप गई। जैसे जैसे नियति आगे जा रही थी गार्ड्स डर से पीछे हट रहे थे। ये स्क्रीन एक्शन करिए, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर एक्शन। यंग लड़के लड़कियां हूटिंग करने लगी। खुशी हैरान थी उसकी न्यू की इतने फैन कब बन गए। नियति ने उनकी बातों को नजरअंदर कर दिया। उसने एक हाथ में अपनी रानी पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में उसने एक छोटा मशीन गन ले लिया। अंगद के गार्ड्स भी जान बचाने के लिए फायर करने लगे। नियति जितना आगे जा रही थी लाशें गिरती जा रही थी। सिर्फ गोलियों की आवाज और गार्ड्स की चीखें ही सुनाई दे रही थी, बाकी सब शांत हो गया था। नियति के गार्ड्स के सामने और नियति के सामने वो एक पल भी टिक नहीं पा रहे थे। कुछ ही देर में नियति ने 100 से ज्यादा गार्ड्स को मार डाला था। उसका ऑरा और शूटिंग स्किल लाजवाब था। दूर खड़े सब हैरान थे। उन्होंने 2 बार वीडियो में क्वीन को एक्शन करते देखा था, पर आज वो सामने देख रहे थे। नियति बाकी सबको अपने गार्ड्स के ऊपर छोड़कर खुशी और कुछ लेडी गार्ड्स के साथ विला के अंदर चली गई। बाहर गार्ड अभी भी अंगद के गार्ड्स को मार रहे थे। नियति ने मेल गार्ड्स को अंदर नहीं आने दिया क्योंकि उसे पता चला था कि अंगद का बेटा घर में भी छोटी लड़कियों को किडनैप करके लाता था, सिर्फ एंजॉय करने के लिए। अगर यहाँ लड़कियां होगी तो गार्ड्स को देखकर असहज हो जाएगी। नियति, खुशी और लेडी गार्ड्स कुछ देर में विला से कम 10 लड़कियों को लेकर बाहर आए। गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया। उन लड़कियों की हालत बहुत खराब थी। वो सब सिर्फ 10 से 16-17 साल के बीच ही थे। लग रहा था सिर्फ अंगद के बेटे ने ही नहीं, शायद गार्ड्स ने भी उनके साथ गलत किया था। अभी उनके पास 4 गार्ड थे जो एक लड़की को बर्बाद करने को तैयार थे। नियति ने उन चारों की टुकड़े टुकड़े कर दिया था। खुशी को गुस्सा आ रहा था। वहीं लोगों ने जब देखा क्वीन के गार्ड्स कुछ लड़कियों को लेकर आ रहे हैं, वो समझ गए कि क्वीन ने सबको बेरहमी से क्यों मारा। उन्हें भी डर लग रहा था। उनके पास ही दूसरे विला से 6 महीने पहले एक लड़की गायब हो गई थी। अब तो उन सबको लग रहा था उसके पीछे भी अंगद नारंगजा हाथ होगा। नियति ने इशारा किया। अब तक सभी गार्ड्स मर चुके थे। गार्ड्स ने बम लगा दिया विला के और विला के बाहर चले गए। वो विला थोड़ी देर में ब्लास्ट हो गया। बाहर उन्होंने एक रिडेंट डाला ताकि ब्लास्ट की केमिकल रेडियस बाहर ना फैले, और वहां से डे से आए थे ठीक वैसे ही चले गए। बाहर पुलिस की कार थी। जैमर हटने के बाद वो सब अंदर आ गए। वो क्वीन को छू तो नहीं सकते थे, इसलिए भला यहाँ आकर क्या ही फायदा होता। सारे लड़के लड़कियां जिन्होंने वीडियो बनाया था जैमर हटते हुए, उन्होंने उसे कैप्शन के साथ एक्साइटेड होकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। लुक हाउ अमेजिंग द एक्शन ऑफ माई गॉडेस ऑफ ब्यूटी इज। बस मेरे दिल को मेरी दिल की रानी माफिया क्वीन ने हमेशा के लिए चुरा लिया। मेरी देवी में एक लड़की हूँ पर मैं माफिया क्वीन से शादी करना चाहती हूँ। प्लीज कोई भी मुझसे अब कम्पीट मत करना। ऐसे ही पूरा इंटरनेट भर गया। थोड़ी देर में मीडिया इंटरनेट में अंगद नारंग की चाइल्ड ट्रैफिकिंग, रेप, मर्डर, उसकी बीबी और बेटे के बारे में भी सभी प्रूफ और वीडियो वायरल हो गया, जिसे देखकर नेटिजन्स भड़क उठे। कितना घटिया है ये अंगद नारंग। अच्छा किया जो माफिया क्वीन ने उसे मार डाला। इसे ऐसी ही भयानक मौत मिलनी चाहिए थी। कितनी छोटी बच्चियों को बेचा है इसने, और बच्चों की फ्लैश ट्रेड, उन्हें धंधा करने बेचना, उन्हें ड्रग देकर जबरदस्ती हार्मोन चेंज करना। और इसका बेटा और बीबी भी ऐसे ही हैं। जानवर भी इनसे अच्छे होते हैं। टीवी में भी ये न्यूज आ रही थी। शेखावत मैंशन में सब हॉल में बैठकर न्यूज देख रहे थे।
क्वीन की वो ब्लू आंखें उनके लिए बहुत जानी पहचानी थी। टू बी कंटिन्यूड।